चलो भाई, बड़े दिनों बाद एक बायो की क्लास मिली है। तो इन योर साइंस इस बार मैक्सिमम चैप्टर्स आर फ्रॉम बायो। ठीक है। बायोलॉजी में ऐसा कुछ कटा नहीं है। जो कटा है वो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से एवोल्यूशन पार्ट पूरा चला गया है। यू हैव ओनली हेरिडिटी इन दैट। लास्ट वाले से मैनेजमेंट करके एक चैप्टर था, वो कट गया है, फूड रिसोर्सेज का। ठीक है। अब जो लास्ट से पढ़ना है वो सिर्फ आर एनवायरमेंट है बस। स्टार्टिंग में लाइफ प्रोसेस करके एक चैप्टर है। स्टार्टिंग में लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है। भाई ये चैप्टर खुद में आपके 4 चैप्टरों के बराबर है। ठीक है। इसके 4 पार्ट्स हैं। फिर उसके भी प्लांट और एनिमल करके पार्ट्स हैं। ठीक है। अब वो 4 प्लांट निकल रहा है मुझसे। क्या क्या है? लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले यू आर गोइंग टू रीड अबाउट क्या है, न्यूट्रिशन। मेरी हैंडराइटिंग सर जैसी अच्छी नहीं है, नए बच्चे। ठीक है। सबसे पहला पार्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, देन लास्ट इज, अब खाया पिया है तो भाई ये तो काम करना ही पड़ेगा, एक्सक्रीशन। ये 4 खुद के चैप्टर्स हैं। ठीक है। फिर इनके भी प्लांट एनिमल करके आप पढ़ोगे, प्लांट के कैसे, एनिमल के कैसे। ठीक है। अभी से परेशान हो गई है तो अब इसमें लेकिन पता है क्या, बायो इंटरेस्टिंग क्यों लगेगी तुम्हें इस बार? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ना, सारी तुम्हारी बॉडी के अंदर हो रही है। सब तुम्हारे बॉडी के अंदर होता रहता है। यू कैन रिलेट विद योर बॉडी इन दैट केस। ठीक है कि हाँ भाई ये चीज तो हो जाती है, हाँ ये भी होता है। ठीक है। किसी किसी की बॉडी में, तुमने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म कम होता है, किसी में देर में होता है। कई लोग फैटी होते हैं। रीजन क्या होता है? हो सकता है वो कम खाते हो बेचारे, फिर भी कहें यार हम तो इतना सा खाते हैं फिर भी मोटे पता नहीं क्यों हो रहे हैं। और कोई ये भी कहता होगा बच्चा, यार मैं तो इतना खा लेता हूँ फिर भी इतना पतला बना हुआ हूँ। ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट योर वॉट यू आर टेकिंग इन, कितना आप खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी उस खाने को कितनी जल्दी डाइजेस्ट कर रही है। ठीक है। कितनी जल्दी आपके शरीर पे वो चीज लग रही है, ये भी तो डिपेंड करता है। हो सकता है कोई बच्चा 4 रोटियां खा रहा है फिर भी उसके शरीर में नहीं लग रही। ठीक है। नहीं लगने का मतलब उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसा है, बहुत तेज है, डाइजेशन बहुत जल्दी हो रहा है। जितनी देर उसे बॉडी में रहना चाहिए उतनी जल्दी बॉडी में उतनी देर तक रहता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले लाइफ प्रोसेस नाम ही क्यों है? बिकॉज ये रिलेटेड टू योर कंप्लीट बॉडी के प्रोसेसेस, जो जनरल प्रोसेसेस होते हैं, जो लाइफ के लिए नेसेसरी प्रोसेसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है। एक जनरल से अगर इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या कोई डिफरेंस है या दोनों चीजें सेम है डिफरेंस? रेस्पिरेशन होता है आपकी बॉडी यूज कर रही हो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। ब्रीदिंग में रिएक्शन होता है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। रेस्पिरेशन इज अ मच वाइडर टर्म। ठीक है। जिसकी ब्रीदिंग सिर्फ एक पार्ट है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होती है। ठीक। अब लाइफ प्रोसेस की जनरल सी आपकी अब बोला जाए तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? इट इज अ कंप्लीट प्रोसेसेस दैट आर टेकन बाय योर बॉडी फॉर लिविंग। ठीक है। अब वो सारी चीजें आप लोग विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग चीजों से भी तो लेते हो। यू आर डिपेंडेंट ऑन द लिविंग थिंग्स ऑल्सो एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग। आप लोग कौन सी लिविंग थिंग पे डिपेंडेड हो? प्लांट पे। बिकॉज दीज आर दी ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड। अब कहोगे मैम हम तो नॉनवेज भी हैं, हम बाकी एनिमल्स पे भी डिपेंडेड हैं।
तो मैं जनरल से वेजिटेरियन लोगों के बेचारों की बातें कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जनरली ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, वो सबसे डिपेंड करता है, यानी कि उसको हर चीज चाहिए। नॉन वेज वालों को हवा, पानी, फूल पत्ती, साथ में एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं, राइट। अब यहाँ पर जनरल सी चीजें हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? सी, वो सारे प्रोसेसेस, ऑल दोस प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव and perform the job of the body maintenance are called the life processes, ठीक है। and your whole chapter is divided into these 4 parts, ठीक। अब इसमें तुम लोग अपने नोट्स भी बनाते रहना प्लीज। रीजन इज दैट अपना लिखा हुआ हमेशा याद रहता है, ठीक है, कि क्या लिखा था। हो सकता है कोई चीज मैंने यहाँ नहीं बोली हो, बोल के बोल दी हो, तो वो चीज लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर भी न्यूट्रिशन हम खाते क्यों हैं? बस मजे के लिए, हमें अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन इज टेकन अप फॉर ग्रोथ एज वेल एज फॉर डाइजेशन। ग्रोथ एंड डाइजेशन के काम आता है, ठीक है। ठीक। अब स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से, ठीक है। जनरली न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है न्यूट्रिशन? आप जब खाना खाते हो जनरली यही होता है, हम भी खाना खाते हैं, वी टेक इन द फूड फ्रॉम आवर माउथ, ठीक है। अच्छा, आपको पता है एक जरा सा फैक्ट, आप अपना खाना माउथ से खाते हो, उसके बाद फाइनल स्टेज उसकी आती है एक्सक्रीशन की, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस, जो पूरे ऑर्गन्स हैं आपके, जनरली माउथ से लेके पूरे एनस तक का कंप्लीट चीज को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ये तो पता ही होगा, एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन एक ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कितनी बड़ी होती है, किसी को आइडिया है? लेंथ में कितनी बड़ी हो सकती है? तो कई मार दो, मीटर या सेंटीमीटर में बोल। 3 से 4 मीटर। आपकी ये जनरली 6 to 9 मीटर्स होती है। दैट मीन्स मैक्सिमम गोज अप टू 900 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इतनी लंबी होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। रीजन क्या है? क्योंकि माउथ से लेके पूरा एनस है। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो मैंने जनरल आपको बोला है 9 मीटर्स की, अब तुम लोग कहोगे 900 सेंटीमीटर। मेरी जनरल हाइट है 165 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब ये 900 सेंटीमीटर बॉडी के अंदर आ कहां से गया? आपकी बॉडी में ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे कॉइल्ड हैं। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कैसे हैं? दीज आर ऑल इन कॉइल्ड शेप। स्मॉल इंटेस्टाइन ही आपका ऑलमोस्ट 6 मीटर का है, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी पूरी बॉडी में पूरा एड अप करके इतना चला जाता है, ठीक। अब यहां से कैसे कैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में आप देखोगे। फर्स्ट यू विल रीड अबाउट द प्लांट्स। सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा हो सकता है तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोरिंग लगे। ह्यूमन वाला तो अच्छा लगेगा क्योंकि तुम लोग रिलेट करोगे, बट प्लांट्स को कौन ही करता है रिलेट, ठीक है। बट स्टिल यू हैव टू नो अबाउट देम। बेसिक चीजें हैं भाई, ये जनरल सी चीजें हैं तो आप लोगों को खुद पता है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड, एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड CO2। बोल दिया था मैंने, नहीं बोला था। तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। सबसे पहले वील रीड अबाउट हेटरोट्रोपिक। इसमें भी आपके ऑटोट्रोपिक के कोई सब पार्ट्स नहीं है, सिर्फ एक तरीका है जो कि समझाया जाएगा, दैट्स इट। बट हेटरोट्रोपिक में आपके ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हम कैरी आउट करते हैं, राइट। इंजेक्शन मतलब खाने को खाना फ्रॉम माउथ,
देन आफ्टर दैट डाइजेशन। आपका डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है जनरली। रीजन क्या होता है, घर वाले कहते हैं ना बेटा चबा चबा के खाओ, चबा के खाओ। क्यों चबा के खाओ? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होगा आपके फूड का वो उतनी जल्दी और आराम से डाइजेस्ट हो सकेगा विदाउट एनी देरी करे हुए। ठीक है, आराम से सारे ट्रैक्ट में पहुंचेगा, क्योंकि आपकी जितना भी एलिमेंट्री कैनाल के जो ट्रैक्ट्स हैं वो सारे कैसे हैं, दीज आर वेरी थिन। ठीक है, वो बहुत थिन है। तो आप कई बार होता है ज्यादा बड़ा बाइट ले लिया तो अटक गया, गले पे अटक जाता है। ठीक है, पानी पीते हो फिर उसको खिसकाते हो नीचे, ये होता है इंजेशन यहाँ से, देन डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या, जैसे ही आप मुंह पे खाना लेते हो तुरंत आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होती है, राइट, और वहां से सलाइवा सीक्रीट होता है। तो सबसे पहला एंजाइम आपकी बॉडी में क्या है जो खाने से मिक्सअप होता है, सलाइवा। ठीक है, एंजाइम है, याद रखना। ठीक, अब यहाँ पे जो सलाइवा है दैट इज द फर्स्ट एंजाइम दैट इज मिक्स्ड अप विद द फूड व्हेन यू ईट इट अप। अब सलाइवा का लेकिन काम क्या है, सबसे पहला काम खाने को थोड़ा स्लिपरी बनाना सो दैट इट कैन मूव ऑन इनटू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इजिली। समझ आ रहा है कार्तिक? कार्तिक नाम है ना, इजीली आपका वो मूवमेंट हो सके उसका। ठीक, देन उसके बाद दूसरा काम क्या है सलाइवा का, टू मेक द फूड। फूड में ग्लूकोज अवेलेबल होता है। आप लोग कभी ज्यादा चबाओगे खाने को तो क्या होता है, आपका मुंह में खाना, वैसे जनरली इतने टाइम किसी के पास नहीं होता, कितना बैठ के चबाओ, न्याम 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 करके टीवी देखी, खाया, आधा फोन यूज किया, खत्म हो गया काम। लेकिन कभी नोटिस करना, अगर ज्यादा देर तक चबाओगे खाने को तो वो खाना चाहे कितना भी तीखा खाओ, मुंह पे जाके वो मीठा लगेगा, वो हल्का सा उसमें स्वीटनेस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सलाइवा है उसका काम ही ये है टू ब्रेक डाउन स्टार्च, सॉरी, टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू स्टार्च। ठीक है, खाने में जो आपका ग्लूकोज है उसे स्टार्च पे कन्वर्ट करता है सलाइवा, ब्रेक डाउन करता है सबसे पहले तो बड़े मॉलिक्यूल्स को इनटू स्मॉलर वंस एंड ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? गुड, C6H12O6। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स। ठीक, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर ओनली, इसीलिए आपको वो मीठा लगने लगता है। ठीक है, शुगर और स्टार्च में कन्वर्ट करता है सलाइवा, ये पहला ही काम बता दिया मैंने यहाँ से। उसके बाद ये होने के बाद वो खाना आपका धीमे धीमे अब बॉडी के अंदर जाना शुरू हुआ। सबसे पहले वो पहुंचता है इनटू योर स्टमक। ठीक, स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक में जाके वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है, पहले स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आगे जाता है। इन सब का एक रीजन है क्यों सबसे पहले इट गोज टू योर स्टमक, क्योंकि स्टमक को पता है आपको कुछ भी खाना है, सिर्फ अच्छी चीजें नहीं खाओगे, सिर्फ दाल रोटी तक में नहीं आप लोग लिमिटेड रहने वाले, आप हर चीज खाओगे। आजकल मोमोज भी खाओगे, फ्राइड भी खाओगे, अलग नूडल्स चल रही हैं, तीखा भी खाओगे, बाहर का भी खाओगे। तो उसमें क्या होता है, जनरली बाहर के खाने में या कैसे भी ऐसे भी खाने में जर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टमक का काम पहला क्या है कि भाई स्टमक में जैसे ही आपका फूड पहुंचता है, वो फूड आपके स्टमक से तुरंत क्या रिलीज होती है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं उसी टाइम पे। वो गैस्ट्रिक जूसेस 2 टाइप्स के होते हैं, दोज आर म्यूकस एंड HCl। ठीक है, 2 चीजें रिलीज होती हैं, म्यूकस रिलीज होता है और HCl रिलीज होता है। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ठीक, हल्का हल्का आइडिया इसलिए दे रही हूँ सो दैट आप लोग ये वर्ड्स से थोड़े, जब मैं ये वर्ड्स बोलूं तो फेमिलियर हो कि हाँ इस टाइम पे ये होना है। ठीक है, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस स्लिपरी होता है काफी। ये क्या करता है, क्योंकि आपके जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचा, स्टमक ने सबसे पहले क्या रिलीज करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl आपको पता ही है बहुत ही तेज एसिड होती है, सबसे डेंजरस एसिड है, और अगर उतनी तेज एसिड आपके स्टमक में रिलीज होगी तो आपका स्टमक बर्न हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए म्यूकस को रिलीज होना पड़ता है। क्यों? सो दैट स्टमक की लाइनिंग को वो प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। ठीक है, अब तुम कहोगे तो HCl क्यों रिलीज हो रही है, अगर इतनी डेंजरस है तो HCl रिलीज क्यों होती है?
ये रिलीज दो रीजन से होती है। सबसे पहला रीजन, टू किल द जर्म्स ऑफ योर फूड। जो भी आप खाना खा रहे हो उसके कोई अगर जर्म है उस खाने में तो उसको किल करेगा एक इंजेक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कि एसिडिक बनाएगा खाने को एसिडिक बनाता है वो HCl, क्योंकि आगे खाने को जाके जब वो आगे जाएगा खाना तो इंटेस्टाइन में एक पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा, ठीक है, जो तभी एक्टिवेट होता है जब कोई चीज एसिडिक आती है उसमें। तो वो खाने को HCl पहले एसिडिक में कन्वर्ट करता है, फिर वो खाना आगे जाता है, फिर वो प्रोटीन्स में टूटता है जब कहीं उस पे वो एंजाइम दूसरे वाले रिलीज होते हैं, ठीक है। उनके सबके नाम आप लोग लिखोगे बाद में। अब HCl रिलीज हो गया, अब आपकी बॉडी से जनरल सी चीज बताती हूँ, HCl उतने ही अमाउंट में रिलीज होता है जितना आप लोग एसिडिटी वाला या ज्यादा तीखा या ज्यादा तला भुना खाना खाओगे तो ज्यादा एसिड रिलीज होती है, क्योंकि उसको ज्यादा एसिडिक बनाना होता है उसके, तभी कहीं जाके वो सारे फैट्स और सारी चीजें बर्न होंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग नोटिस करना, कभी आप लोग घर की दाल रोटी चावल खाते हो आप लोगों को ठीक लगता है, नॉर्मल लगता है, कभी बाहर के रेस्टोरेंट में पेट की क्वांटिटी से ज्यादा भी खा लेते हैं कई बार, ठीक है। कई बार लग जाता है कि घर वालों ने आज चलो पार्टी दी, बड़ी मुश्किल से दी है, लाओ खा ही लेते हैं, देखा जाएगा फिर, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप लोगों ने ज्यादा तला भुना खा लिया, ज्यादा फैटी चीज है, ऑयली चीज है, तो पेट ने ज्यादा एसिड रिलीज कर दिया। वो ज्यादा एसिड कई बार म्यूकस कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि म्यूकस तो एक लिमिटेड अमाउंट का एसिड कंट्रोल करेगा ना, तुमने इतना खाया है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, म्यूकस अपना काम करेगा हिसाब से, HCl ज्यादा रिलीज हो जाएगी। इसीलिए कई बार ऐसे टाइम पे आप लोगों को फिर एसिडिटी की दिक्कत होती है, रात में कभी कभी नींद आनी मुश्किल हो जाती है, कभी लगता है कि यार वॉमिट ना हो जाए कहीं, ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ, किया है कभी ये फील? शर्माओ मत बेटा, बताना पड़ेगा, बायोलॉजी क्लास है, होता है ये, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, मुझे खुद पता है, दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि आपके स्टमक में एसिड रिलीज हुई है, ठीक है, और ज्यादा एसिड हो गई है, म्यूकस कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको, तो इस वजह से फिर घर वाले डाइजीन लेके घूमते हैं, बेटा डाइजीन पी लो, पुदीना हरा खा लो, ऐसी चीजें कुछ खा लो। ये क्यों खिलाते हैं? क्योंकि ये सारे होते हैं बेसिस, एंड यू वेरी वेल नो, पढ़ लिया है शायद फर्स्ट चैप्टर में, थोड़ा बता ही दिया होगा, या 8th में भी था ये चीज कि एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, यू टेक, जब इतनी ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी पेट में, दैट इज वाई उस टाइम पे आप डाइजीन या फिर ऐसी कोई ऐसी चीजें हम खाते हैं, इनो, पुदीना हरा, ये सब लेते हो आप, क्योंकि ये सारे क्या हैं, दीज आर द बेसिस, जो कि क्या करते हैं, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करके फिर थोड़ी देर बाद तुम लोगों को ठंडक फील होती है। कई बार लगता है पेट में जलन हो रही है, अरे यहाँ तक अजीब सा लग रहा है, ये इसी वजह से होता है, बिकॉज आपका बॉडी में ज्यादा HCl रिलीज हो गया है, ठीक है, ये रीजन है। उसके बाद अब इतना काम थोड़ा बहुत हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट है अब्जॉर्प्शन के लिए, अब्जॉर्प्शन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, सारा काम निपट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक ऑलमोस्ट, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन तो क्या करता है, आपका एक्सक्रीटरी की तरफ वो आ जाता है, क्योंकि जितना भी अब सामान अनवांटेड है वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां से वाटर रीअब्सॉर्ब होता है और फिर वेस्ट एनस के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है, वो हो गया एक्सक्रीशन, इजेशन का पार्ट, इजेशन और एक्सक्रीशन एक ही चीज है, ठीक है, ये चीज हल्की सी आइडिया लग गई अपनी बॉडी की। अब न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, बट व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। भाई बायो की क्लास में ना चुप मत रहा करो, नहीं तो नींद आ जाएगी, बोलते रहा करो, इंटरेक्ट किया करो। अब व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। अरे हाँ जगजीत तो कुछ बोल रहा था, बोले। पेट जल जाएगा, चलो एक एग्जांपल बताती हूँ,
दिल्ली में एक फेस्ट हुआ था, ठीक है, फूड फेस्ट। उस फूड फेस्ट में ये बोला गया था कि जो जितने ज्यादा बर्गर खाएगा वो उसका विनर होगा, उसको कुछ कैश प्राइज मिलना था बंदे को। वो अमेरिका से आया हुआ था, बाहर वाला था, उसको लगा मैं तो जीत ही जाऊंगा, हो सकता है उसका एपेटाइट ज्यादा हो, तो उसने पार्टिसिपेट कर लिया था उसपे। और इंडियन बर्गर्स और इंडियन फूड तो आपको पता ही है ज्यादा तीखे होते हैं, तो बट उसको जीतना था, ही टुक पार्ट, और उसने बहुत सारे खा लिए थे और शायद जीत भी गया था, वो जीत गया, ठीक है, ट्रॉफी ले ली। शाम को हॉस्पिटल पहुंच गया, इतना तेज पेट में दर्द हुआ उसके, और लिटरली रियल स्टोरी है ये। पहुंच गया हॉस्पिटल, डॉक्टर ने देखा उसका पेट फट चुका था, एक्चुअल में स्टमक में उसके होल हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने इतना ज्यादा तीखा खा लिया था कि उसकी ज्यादा HCl रिलीज हो गई। HCl रिलीज होने की वजह से उसके म्यूकस ने काम करना बंद कर दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसके स्टमक की लाइनिंग क्रैक मार गई, ठीक है। तो इसे वो कहते, ये नहीं कहते वो इतना खा रहा है पेट फटना, पेट फटना इज नॉट यहाँ से फटना, एक्चुअल में अंदर से स्टमक की लाइनिंग हट जाना, ये हुआ था। फिर सिली विली गई उसकी, फिर दुनिया भर के उसको ठंडी चीजें दी गई, फिर शांत कराया उसके पेट को, तब कहीं जाके वो ठीक हुआ है। उसको जितना भी वो प्राइस जीता शायद सारा डॉक्टर पे लग गया होगा उसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ आ गया क्यों जरूरी है? हील हो जाता है बट इंटरनल चीजें थोड़ा टाइम ले लेती है ज्यादा, स्टिचेस वगैरह थोड़ा इंटरनल में दिक्कत करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या क्या है? इनमें आपके दोनों ही चीजें नेचुरल होंगी, दोनों नेचुरल, बट इनमें से ऑर्गेनिक वो जो कि लिविंग है, ठीक है, लिविंग चीजें जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, दीज आर ऑर्गेनिक। एंड नॉन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कौन से? नेचुरल है बट नॉन लिविंग, वाटर, लैंड, एयर, इन सब के बगैर भी आप लोग जी नहीं सकते, ठीक है, इनके बगैर तो लाइफ सोच भी नहीं सकते। CO2, ऑक्सीजन, ये सब आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब देख रहे हो कितनी बढ़िया स्लाइड बनाई, तो अब करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तुम्हें पता है ना, 9th में मैंने डाइवर्सिटी चैप्टर पता है इन लोगों को पढ़ा दिया था, क्यों? क्योंकि मैंने स्लाइड बहुत अच्छी बनाई थी, इसलिए मुझे यूज करनी थी, इस जबरदस्ती पढ़ाया मैंने, पढ़ो। पर इस बार तो नहीं कर सकते, बुक से हट गया चैप्टर पूरा ही। तो अब तुम लोगों को तो ये जनरल सी चीजें पता ही होंगी, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, छोटे बच्चों वाली चीजें हैं ये। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ये प्लांट्स हैं, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इसमें आपके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, एल्गी वगैरह भी इसमें कह सकते हो तुम लोग, ग्रीन एल्गी, जो कि बैक्टीरिया के अंदर ही आती है, ठीक है। ये हम तो भाई दूसरों पे डिपेंडेंट है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन दी अदर ऑटोट्रॉफ्स। इनमें पिगमेंट नहीं होता, इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल, सो दैट इट कैन कैप्चर द सनलाइट इजीली। They do not capture light energy and sorry, they do not convert light energy, ये convert भी नहीं करते, क्यों convert करेंगे जब क्लोरोफिल ही नहीं है? लाइट एनर्जी से एलियन तो है नहीं कि धूप ले लें। एनिमल्स, ह्यूमंस, पैरासाइट्स एंड फंगस का ये फंगस है, ब्रेड, बाय चांस गलती से चला आए हाय, क्या होगा? क्या होगा? बीमारी हो जाएगी, होटल सही है, फूड पॉइजनिंग तो हो ही जाएगी उसके बाद। ऐसे ऐसे होटल तो जाने क्यों इतने सस्ते, कितनी पुरानी गंदी सी खिलाएगा। में भी दे देता है। हाँ हाँ, तो मैम बहुत जनरली तुम लोगों ने कभी ऐसे देखा होगा, ब्रेड कभी बाहर रख दो, हम लोग फ्रिज में ही रखते हैं, कभी अगर ब्रेड बाहर रख दो तो ऐसे मोल्ड्स आ जाते हैं उस पे, ठीक है। और कभी भूल के अगर इसको तुम लोग उससे देख लो, क्या होता है वो, मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है, आय हाय, तुम्हें उसमें, हाँ ये तो हो गई, पेड़ टाइप के दिखेंगे, छोटे छोटे से प्लांट्स आ गए हैं विद इट्स रूट्स ब्लैक कलर के, ठीक है, वो फंगस है। एक फंगस से तुम्हारी एकदम बढ़ती चली जाती है सारी फंगस, ठीक है, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, ये मेच्योर होने का वेट नहीं करते कि बच्चा बड़ा हो जाए फिर उसकी शादी कराए, ना, ये होते रहते हैं कंटिन्यूस।
अब ऑटोट्रोपिक तो आपको पता ही है, वही चीज मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी है। हेटरोट्रोपिक भी ठीक है, ये टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ, अब हेटरोट्रोपिक मोड में देखो, हेटरोट्रोपिक भी सब पार्ट में। पता है क्या होगा, इतने सारे पार्ट पढ़ोगे, उसके बाद जब एंड ऑफ द सेशन में आओगे ना, तुम लोग ये चैप्टर पढ़ोगे ही नहीं, तो इतना पका दिया है कि पढ़ना ही नहीं है, हटाओ। बाकी चैप्टर इतने भयंकर लगेंगे तुम लोगों को। अब हेटरोट्रोपिक मोड, इसमें रीजन, इसमें दिक्कत क्या है, चैप्टर बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके हर पार्ट के सब पार्ट्स हैं, बस इसलिए। ठीक है, अब यहाँ हेटरोट्रोपिक मोड भी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक। अच्छा बताओ, इनमें से किसी का नाम कभी सुना है? पैरासिटिक सुना है, और सिम्बायोटिक भी सुना है, और सैप्रोफिटिक भी सुना होगा। सुना है? बता। सुना ही तो है ना। अरे तुझे कुछ आइडिया होलोजोइक का? हाँ, इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, हाँ कह सकते हो, बट होलोजोइक सिर्फ ह्यूमन में होगी, प्लांट्स में नहीं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कौन सी होती है? चलो यहाँ पहले इनको लिख लो, फिर मैं बताती हूँ, अगले उसमें अच्छे से बनाऊंगी ना। इतनी सारी स्लाइड बनाई, किस काम आएंगी? भाई चलो, सैप्रोफिटिक कौन होते हैं? सैप्रोफाइट्स, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। फंगस, मशरूम, ठीक है। मशरूम का हिंदी में नाम किसी को पता है? मशरूम का हिंदी नाम पता है किसी को? है? चलो गूगल कर लेना, बड़ा अजीब सा है। कुकुरमुत्ता। बेटा पुराने गांव घर में अभी भी इनको यही बोला जाता है, और ज्यादातर लोग पता है मशरूम वगैरह सिर्फ यहाँ ही सिटीज वगैरह में ज्यादा लोग पसंद करते हैं, अदरवाइज गांव वगैरह में तो यही बोल के छोड़ देते हैं मशरूम, चाहे कितनी वैरायटी के ले जाओ तुम लोग, नाम ही ऐसा है। और दिमाग में ये चीज सेट हो रखी है कि जहां पे ये डॉग करेगा ये हरकत, वहीं पे मशरूम उगते हैं। एक्चुअली ये होता है, बट हर मशरूम ऐसा नहीं होता, वो फंगस वाले मशरूम है एक्चुअल में, जो ऐसी जगहों पे हो जाते हैं, ठीक है। और वो हम ईटेबल भी नहीं होता। तो दीज आर द मशरूम्स जनरली जो आप लोग खाते पीते हो। फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर अब्सॉर्ब थ्रू द बॉडी सरफेस, ठीक है। एंड सच एज मशरूम, यीस्ट, बैक्टीरिया। यीस्ट तो पता होगा, साउथ इंडियन फूड जो भी खाता है उस सबको यीस्ट तो यूज होता ही होता है, ब्रेड में भी पड़ता है यीस्ट, ठीक है। यानी कि ये जब भी पड़ जाए, अगर कोई जरा सा अमाउंट भी आप डाल दो उस चीज में, तो वो बैटर एकदम से राइज कर जाता है। कभी सोचा है ये क्यों होता होगा? हाँ, वो तो बेकिंग सोडा है। क्यों होता है? वही सेम रीजन बेकिंग सोडा भी कर देता है, इनो भी वही काम कर देता है, इस वजह से वो डाला जाता है, जो काम यीस्ट करता है। यीस्ट क्या करता है? यीस्ट जो है ये बहुत जल्दी तो डिवाइड होता है, ठीक है, बडिंग प्रोसेस इसी का पार्ट है, ठीक। दूसरा रीजन ये जो होते हैं एक्सहेल करते हैं CO2, बहुत लार्ज अमाउंट में CO2 एक्सहेल करते हैं। तो आपके खाने में जो बबल्स आते हैं, वो जो इडली वगैरह बनाने के टाइम पे जो खाना बैटर आपका उठता है, वो क्यों होता है? बिकॉज दैट इज द अमाउंट ऑफ CO2 इज रिलीज्ड इन दैट बैटर, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है। चीज में कह सकते हो, हाँ उसमें भी, हाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ फर्मेंटेशन तो होती ही होगी। कौन सी चीज फ्लैट होती है? जो ब्रेड में पड़ता है। ब्रेड में वो, अच्छा वो लगाने वाली, हाँ हाँ वो अलग है। नहीं नहीं, अब यहाँ पैरासिटिक मोड क्या है भाई? ये पैरासाइट्स बहुत खराब होते हैं। ये वो गेस्ट हैं जो आपके घर में आते हैं, सारा घर का राशन खा लेते हैं और जाने का नाम नहीं लेते, और चले भी जाते हैं जब आप देख लेते हैं कि अब ये मेरा होस्ट बेकार हो चुका है, अब इसके पास कुछ नहीं बचा, तब जाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे कह रहा है ये हम लोग करते हैं। पैरासिटिक मोड है, ये क्या करते हैं? जैसे आपकी अमरबेल, ये प्लांट्स में भी होती है, अमरबेल देखी होगी तुम लोगों ने। किसी किसी प्लांट के पौधे के सबसे ऊपर येलो कलर की पतली पतली सी नेट टाइप का पड़ जाता है,
येलो कलर के पाइप टाइप के होते हैं वो। noodles की तरह होता है। हाँ, और वो कई बार पौधों पेड़ों के ऊपर पड़ जाते हैं, जैसे किसी ने नेट डाल दिया हो, वो घर के सामने पड़ जाती हैं। banyan tree में mostly होता है। बैनियन ट्री में तो रूट्स होते हैं यार। but वैसे ही ना। नहीं वो तो रूट्स है, उसमें नहीं लगती कभी पैरासाइट, बैनियन में कभी नहीं लगता। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि न्यूट्रिशन लेते रहते हैं आपकी बॉडी से या प्लांट की बॉडी से, और उसको एक्चुअल में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसमें खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो होस्ट ऑलमोस्ट उसमें मरने वाला हो जाता है। क्या आ जाते हैं? वही वो नूडल्स ही है ये पैरासाइट्स। वो अपना काम कर रहे हैं। रीजन क्या है? वो येलो कलर के हैं, अपना खाना खुद तो बना नहीं पा रहे। ठीक है, तो प्लांट जो बना रहा है वो भी खींच रहे हैं, तो पूरी तरह प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जो उसको चाहिए। और ऊपर से क्या कर रहे हैं? सनलाइट एंटर नहीं उतनी करने दे रहे, कैप्चर पूरा कर रखा है प्लांट को तुमने, खाना तुम्हें पूरा चाहिए उनसे। ठीक है, तो थोड़ी तो मदद कर दो यार। ये वही है। तो लीच, राउंड वर्म, एस्कैरियस, कैस्केटा, ये सब इसी के अंदर आते हैं ना भाई। नो, नॉट बेनिफिटेड। तो अब यहाँ पे आपकी लीच भी होती है ना, चिपक जाती है तो ब्लड सक करती है। ठीक है, लीच होती है, हाँ तब निकाली जाती है। राउंड वर्म और एस्कैरिया। राउंड वर्म क्या होता है? जो worms होते हैं, जो पेट में आ जाते हैं ना, आप दाल चौक वगैरह खाने लगते हैं। हाँ, राउंड वर्म चौक वगैरह, मिट्टी वगैरह जब ज्यादा खाते हो तभी हो जाते हैं पेट में। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी? दीज आर ऑल पैरासाइट्स। ठीक, नाउ हॉलोजोइक। पैरासाइट की भी फोटो होगी है, ये रही, ये शायद एस्कैरिया है। ये रहा, वही तो बताओ। हाँ, ये कौन है ये? हाँ, ये एस्कैरिया है। राउंड वर्म की लेंथ छोटी होती है थोड़ी सी। सारे ही गोल होते हैं लेकिन बस मोटे पे दिखाते हैं। हाँ बस मोटे, हाँ बस यही। टेप बम भी होता है, याद है? टेप बम चिपटा होता है, पतला सा होता है, चपटू सा। एक और बार ना भाई बस एक ही बार में बहुत था वो। अब बेटा होलोजोइक कौन सा होता है? होलोजोइक वो होता है जो एग्जैक्ट ह्यूमन में होता है या फिर अमीबा वगैरह में भी होता है। टेक अप द फूड फ्रॉम द माउथ, प्रॉपर एसिमिलेशन होता है उसका, अब्सॉर्प्शन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी जिसमें ये पूरे प्रोसेस होते हैं लाइन से, उसे कहते हैं होलोजोइक मोड। ठीक है, तो वी कैरी ऑन होलोजोइक मोड। ठीक, तो हम आप एक्चुअल में ये पूरी चीज होलोजोइक पढ़ने वाले हो हम, बिकॉज दीज आर टेकन अप बाय द कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वी आर वन ऑफ देम। ठीक, देन उसके बाद सिम्बायोटिक। ये कौन है? हाँ, सिम्बायोटिक है ये। अब सिम्बायोटिक क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस का वो पता होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वही है ये। एग्जैक्टली इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है कि भाई तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे ऐसे कर दूं। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं ये, रूट नोड्यूल्स हैं, ये रूट नोड्यूल्स हैं। ये क्या करती हैं? रूट नोड्यूल्स में क्या होता है? इसमें एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक, ये बैक्टीरिया का काम है सॉइल का नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देना। एग्जैक्टली और प्लांट से न्यूट्रिशन वो बैक्टीरिया लेता है। यानी एक तरीके से बैक्टीरिया ने क्या बोला उसको कि मैं तुम्हें सॉइल का सारा नाइट्रोजन दे दूंगा। जैसे पैरासाइट होते हैं बट हाँ, बट ये अच्छे हैं, दीज आर हेल्पिंग देम। अभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अच्छी भी बोली। एग्जैक्टली ले भी रहे हैं दे भी रहे हैं, दोनों का काम हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे एल्गी दी हुई है। एल्गी क्या काम करती है? नीचे इसके, ये ऊपर ग्रीन एल्गी है, ठीक है, इसके नीचे फंगस होती है। अब फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकती, तो ये क्या करती है? एल्गी अपना खाना बनाया इसने, इसने फंगस को दिया, और फंगस जो बनाती है न्यूट्रिशन जमीन से, वो इसने लिया। समझ में आई ये चीज? ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिम्बायोटिक। करनी है वापस?
मैं बेटा तो नोट्स बनाते जाओ, बैठिए कहानी सुन रही है बस। यही लिखा जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, सो दैट चल बे साइन करके देंगे कि ये रख, ये ऑटोमेटिक नेचर में ये चीज फिक्स्ड है कि जिसके ऊपर जो आ गया बैक्टीरिया फंगस, ये नेचुरल है। कांटेक्ट नहीं कर सकते आप। क्या हो गया इसको 10वीं में आके? ठीक है ये। चलो हटा रही हूँ। चलो भाई, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखो इधर है, हाँ ये आ सकती है, याद रखना इसको। बैलेंस्ड है, नहीं जरूरी नहीं है वो, तो मैंने ऐसे बस लिखे हुए हैं। जनरली सी चीज है कि प्लांट कैसे करते हैं अपना खाना पीना, कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कब होता है उनका? जब उनको प्रॉपर सनलाइट मिलती है एंड वाटर मिलता है, प्रॉपर टेम्परेचर है उनका, तभी दे कैन कैरी ऑन दिस प्रोसेस। अब यहाँ पर तुम लोग कहोगे मैंने क्या बोला था, एक केमिकल रिएक्शन होता है, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब होता क्या है जनरली, plant takes up CO2 with water in the presence of light as well as chlorophyll. It breaks down into 3 parts: glucose, oxygen and water. ठीक है, ग्लूकोज का फुल आपको पता ही है फॉर्मूला, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक, बन गया रिएक्शन। अभी प्रोसेस बता रही हूँ कैसे होता है प्रोसेस। सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। ठीक है, अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है तो लाइट एनर्जी वो अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, तो क्लोरोफिल इज वेरी नेसेसरी फॉर दीज प्लांट्स। मशरूम के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। मशरूम तो फंगस है, वैसे भी प्लांट के अंदर आता ही नहीं है। लाइट एनर्जी ब्रेक डाउन होती है 2 पार्ट्स में, H2 एंड O2। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे टूटती है, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, और ये दोनों जब इस तरह ब्रेक डाउन होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फोटोलाइसिस रिएक्शन या फोटोलाइटिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन है क्लास 10th में, उसमें आप नेम ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस पढ़ोगे, जिनका एक पार्ट है ये फोटोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, फोटोलाइटिक रिएक्शन क्या होता है, एनी रिएक्शन दैट इज कैरीड ऑन बाय द सनलाइट। जैसे कि आपकी वो दवा की बॉटल्स कलर्ड बॉटल्स होती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का एक पार्ट बता रही हूँ मैं, ये केमिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार कि व्हाई मेडिसिनल बॉटल्स आर कलर्ड क्यों होती हैं वो, ताकि क्या होता है वो, इसलिए अगर वो ट्रांसपेरेंट होंगी या कलर्ड नहीं होंगी तो इस वजह से क्या होगा, जैसे ही वो सनलाइट के उसमें आएंगी तो डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगा, जो भी मेडिसिन होगी वो रिएक्ट कर सकती है ये, और यानी ये वाला रिएक्शन अवॉइड करने के लिए उन्हें कलर्ड बॉटल्स पे डाला जाता है कि डायरेक्ट व्हाइट लाइट उन पे एंटर ना करे। हाँ, डार्क कलर एग्जैक्ट उसको 7 कलर्स में तोड़ता नहीं है ना व्हाइट लाइट को, तो इसलिए। तो दिस रिएक्शन इज फोटोलाइटिक रिएक्शन बिकॉज क्या हुआ है आपका, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हुआ है रिएक्शन, और इसमें ब्रेक डाउन हुए हैं, इसे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी आप कहते हो। जब एक चीज किसी वजह से या रिएक्ट होने के बाद 2 पार्ट या 3 पार्ट में टूटती है, दैट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन होता है एक से दो, डीकॉम्पोजिशन 2 से 1। Thank you.
भैया वही कहानी लिखी है, एक बार पढ़ लो खुद से। अभी इसके बारे में बताऊंगी स्टोमेटा। स्टोमेटा तो सुना होगा सबने, लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। इट इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, ठीक है। बीन शेप्ड होते हैं, क्या करते हैं वो, स्वेल अप होते हैं और श्रिंक भी होते हैं, राइट। स्वेल अप कब हो जाते हैं, जब बंद करते हो, रिस्पायर करते हैं ना वो, नहीं तो ओपन हो जाता है। वाह, अच्छा जैसे भी हाइड्रोटोनिक अच्छा। जब वो खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं, नहीं नहीं वो ठीक है, पर कब क्यों हो जाते हैं स्वेल अप? गैस चेंज करने के लिए पानी पानी वाला एक ढंग से आंसर बताओ, मुक्का खा दो। गैस हार्ड करती है, इस एक्स्ट्रा CO2 तो नहीं इसके लिए ट्रांसफर। हाँ हाँ, वो सारे वर्ड सही बोल रही है, पर स्वेलअप कब होते हैं वो? स्वेलअप तब हो जाते हैं जब प्लांट में वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, ओस्मोसिस, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाते हैं वो, ठीक है, मोटे हो जाते हैं। तो इस वजह से जैसे ही प्लांट में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाते हैं। स्वेलअप होने की वजह से वो ओपन अप हो जाते हैं, ठीक है। वो ओपन अप इसलिए होते हैं सो दैट वो जो पानी है प्लांट के अंदर वो सारा इवेपोरेट हो जाए और एक्सेस ऑफ वाटर निकल जाए, ठीक है। और जैसे ही पानी कम हो जाता है वो वापस से श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक होने की वजह से वो बंद हो जाते हैं। ये चीज समझ में आई है, ठीक है, ये रीजन है। अब O2 इज प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट, देख रहे हो, इनका O2 वेस्टेज है, प्लांट का वेस्ट है O2 एक तरीके से, और जो कि हम यूज करते हैं, और हमारा वेस्टेज है CO2 जो कि वो यूज करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट है, प्लांट्स और एनिमल्स आपस में डिपेंडेंट होगी ना। ना बेटा, प्लांट नहीं है डिपेंडेंट, प्लांट CO2 भी हवा से ले लेगा, वो हम ही है बस उन पे डिपेंडेंट। हम O2 हवा से डायरेक्ट ऐसे नहीं खींच सकते जब तक O2 की कमी हो जाएगी, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो। फूड इज टर्न्ड इनटू द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, किसकी हेल्प से? O2 की हेल्प से, ठीक है। O2 रिलीज हुआ एज अ बाय प्रोडक्ट, और उससे क्या होता है, शुगर ग्लूकोज पे कन्वर्ट होती है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जरूरी नहीं है कि प्लांट सारा का सारा यूज अप कर लेता है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है जितना उसको जरूरत है सिर्फ उतना यूज करता है वो, ठीक है। बाकी ग्लूकोज वो स्टोर कर लेता है अपना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमसे फूड्स बन जाते हैं प्लांट्स, वो एक्स्ट्रा स्टार्च है, फूड होते हैं। अभी मत बोलियो ये बात, वो रिप्रोडक्शन में करेंगे, अभी मत बोल फ्रूट्स की बात। तो फूड इज टर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर ग्लूकोज। उसके बाद ये जो ग्लूकोज है आपका, प्लांट, भाई ध्यान देना, प्लांट हपसी नहीं है, वो जितना उसको लेना है यूज करना है उतना ही करेगा, उसके बाद वो अपना स्टोर कर लेगा। कहाँ पे? अपनी फ्रिज में, लीव्स, ठीक है, उसकी लीव्स है उसकी फ्रिज। नाउ ग्लूकोज एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलो किस फॉर्म में, अगर कोई बोले आपसे किस फॉर्म में वो लोग स्टोर करते हैं अपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज स्टार्च, ठीक है, स्टार्च की तरह वो उसे स्टोर करता है। और कहां पर? लीव्स में, और वहीं पे उसका खाना बनता है। किचन ऑफ द प्लांट लीव्स ही हैं। अब कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, ये चारों चीजें चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। बुक में सनलाइट का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपकी बुक में सनलाइट वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो एक्टिविटी है ये एक सिंपल सी, लेकिन मैं आपको चारों एक्टिविटी बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में इस बार भी क्वेश्चन आ गया था बायो में, ठीक है, इन्हीं एक्टिविटीज से। तो एक एक्टिविटी हो जाएगी अभी। सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को क्या करना है, एक प्लांट को पकड़ना है और उसके प्लांट की किसी एक लीफ से स्टार्च हटाना है। अब ये काम कैसे करें हम?
स्टार्च कैसे हटाएं प्लांट में से? हाँ, कोई सोल्यूशन होता है कोई लगा उसमें डाल दो, टाइप नहीं, वही है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुम लोगों को। सबसे पहले तुम लोगों को ये पता है, जो चीजें पता होनी चाहिए, स्टार्च का प्रेजेंस कैसे चेक किया जाता है। उस पे आयोडीन डालोगे और अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया तो स्टार्च है, नहीं है तो रेड या ऑरेंज हो जाता है, वो अलग सा कलर हो जाता है वहां पे। तो वी नो दैट लीव्स मेक स्टार्च एंड स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, प्लांट को डीस्टार्च करना होगा, मतलब कि प्लांट से स्टार्च हटाना होगा। उसके लिए ये स्टेप आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स में कॉमन दिखेंगे, डीस्टार्च करना। हमेशा किसी भी प्लांट को आपको डिस्चार्ज करना ही करना होगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो कॉमन ही स्टेप्स होंगे सारे एक्सपेरिमेंट्स में। सबसे पहला क्या करोगे, प्लांट को 3 दिन के लिए किसी डार्क रूम में रख दो, क्योंकि 3 दिन तक प्लांट बिना सनलाइट के रह सकता है। ठीक है, क्योंकि जो उसका बचा कुचा खाना होता है ना लीव्स में, वो उसी को यूज अप करता रहता है, जो उसने स्टोर कर रखा है अपना। उसके बाद फिर वो उसे जरूरत पड़ती है, फिर वो उसकी हालत खराब होनी फिर धीमे धीमे शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यू हैव टू टेक दैट प्लांट इनटू अ डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 डेज। ठीक है, 3 दिन के बाद क्या करोगे आप, उस प्लांट की किसी एक लीव में, now take a thin strip of aluminium or black paper and wrap it in the center of the leaf on both sides so that the light cannot enter it. किसी एक लीफ को पकड़ लो, तोड़ो मत उसको, निकालना मत उससे, लगा रहने देना उस लीफ को, बट लेकिन किसी एक लीफ पे एल्यूमिनियम फॉइल दोनों तरफ पूरी तरह कवर कर दो, या फिर ब्लैक कलर की एक शीट कवर अप कर दो। वो इसलिए सो दैट अब उस प्लांट को उठा के अब आप धूप में रखने जा रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जिस भी लीफ से स्टार्च हट गया था सनलाइट में वापस बना लेगा, लेकिन जो लीव आपने कवर अप कर दी है उसको सनलाइट नहीं मिल रही अभी भी। ठीक है, तो वो डिस्टार्च हो रहा है धीमे धीमे। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, नाउ कीप दिस प्लांट इन ब्राइट सनशाइन फॉर 3-4 डेज, 3-4 दिन तक उसको छोड़ो सो दैट वो आराम से अपना स्टार्च बना ले। उसके बाद प्लग दैट पार्शियली कवर्ड लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड बॉईल इट इन वाटर। उसी लीफ को फिर अब तोड़ो, ठीक है, कवर हटा दो, अब बॉईल कर दो पानी में। ठीक, बॉईल करने की वजह से क्या होगा, उस लीफ की जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लीफ की सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और क्या होगा, मेक द लीफ मोर परमिएबल टू आयोडीन सोल्यूशन। यानी कि क्या होता है, आपकी कोई भी चीज अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे ऐसे हाथ में कुछ रखूंगी, ठीक है, तो एकदम से थोड़ा ना मेरे अंदर बॉडी के चला जाएगा वो, जब तक ऊपर की लेयर नहीं हटेगी। ठीक, तो उसे सबसे पहले उसकी वो परमिएबिलिटी हटानी होगी। ठीक है, और वो सो दैट इट मे रीच द ईच एंड एवरी सेल ऑफ दैट लीफ। नाउ वी हैव टू रिमूव द क्लोरोफिल। अब ये काम करने के बाद क्या करना है आपको, क्लोरोफिल भी हटाना है उससे, ताकि वो ग्रीन कलर भी हट जाए उसका। क्लोरोफिल हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कैसे, उसको आप अल्कोहल में बॉईल करो अब। ठीक है, अल्कोहल में बॉईल करो। अब घर में अल्कोहल ले आना, कहना पापा हमें ना एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कर देंगे। देयरफॉर पुट इन द बीकर टू बॉईल इन लीफ, देन बॉईल इट इन अल्कोहल। तुमने सबसे पहले क्या किया, उसकी परमेबिलिटी बढ़ाई है। ठीक है, पहले नॉर्मल पानी में बॉईल करा, उसके बाद अल्कोहल पे बॉईल करो। अल्कोहल में बॉईल करने की वजह से क्या होगा, क्लोरोफिल मर जाएगा उसका, क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफिल खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अल्कोहल में बॉईल करना है। ठीक है, एंड डी कलर इट। क्या होगा, क्लोरोफिल खत्म होगा तो कलर भी चला जाएगा उसका, भरा भरा नहीं रहा वो। ठीक, again boil it in water to soften it and remove the remaining chlorophyll of if any. ठीक है, कलर क्या हो जाता है लीफ का? डी कलर हो जाएगी। पर्पल टाइप, अबे अभी नहीं हो जाएगी पर्पल टाइप, अभी वो डी कलर हो जाएगी, व्हाइटिश सी आ जाएगी वो बिल्कुल। ठीक है, now put it in a petri dish and drop iodine solution. You notice that color will change. कैसे चेंज होगा, अरे मैंने डाली बनाई तो थी ये चाहिए, यहाँ पे बाद में ड्राइंग बाद में आ गई। ठीक है, सबसे पहले प्लांट लिया, उस पे स्ट्रिप लगाई है, देन उसके बाद ये बॉईल हो रहा है। ठीक है, पहले पानी पे बॉईल करो, फिर अल्कोहल पे बॉईल करो, देन अगेन पानी पे बॉईल करो, ताकि वो कंप्लीटली उसका क्लोरोफिल स्टार्च सब डिस्ट्रॉय हो जाए, उसकी मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय हो जाए, सब कुछ। आफ्टर दैट ये काम करना है आपको।
जैसे ही आप आयोडीन डालोगे तो क्या देखोगे, इन मैंने तो कहा था पूरी लीफ को कवर अप कर देना, इन लोगों ने उस लीफ के सिर्फ इतने से पतले से पार्ट को कवर अप किया था, ठीक है। तो उससे क्या देखा, जैसे ही उन्होंने उस पर डाला तो जहां जहां उसने वो बनाया था स्टार्च अगेन, वहां तो वो वैसी कलर हो गई, ब्लू ब्लैक कलर आ गया उसका, ठीक है। लेकिन जहां पे वो स्टार्च नहीं बना पाया वहां पे उसने कलर चेंज नहीं करा, ठीक है, वहां वो वैसे ही रह गई डी कलर। समझ में आया? समझ आया? ठीक है। अब इसमें तुम लोगों के जो अगले एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनमें भी ये काम इतना कॉमन होगा, अल्कोहल तक बॉईल करना इतना कॉमन ही है सब में, अल्कोहल तक आपको बॉईल करना ही करना होगा, क्योंकि आपको स्टार्च हटाना है, क्लोरोफिल हटानी है, ये करना ही करनी है, ठीक है। अभी किसका पढ़ा तुमने? सनलाइट का पढ़ा है, अभी क्लोरोफिल है। बुक में 2 हैं तो मैं क्लोरोफिल तक ही करा रही हूँ सिर्फ। अब क्लोरोफिल इज नेसेसरी ये चेक करना है, तो भाई आपको वहां तक तो काम करना ही है, क्लोरोफिल हटवाना है उस लीव का, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें देखना, कॉमन देखना, आती चली जाएंगी। अच्छा इसमें दूसरा वाला है, सॉरी ये क्लोरोफिल वाला है इसमें, बट वही करना ही वही होगा। यू हैव टू टेक द वेरीगेटेड लीव्स। व्हाट आर वेरीगेटेड लीव्स? कभी देखी आप लोगों ने ऐसी लीव जिनमें आउटर लाइनिंग व्हाइट होती है? डिजाइनर लीव्स नहीं होती जिनमें बाहर बाहर से व्हाइट होती है, बीच सेंटर में, भाई महंगे प्लांट होते हैं, डॉक्टर वॉक्टरों के यहाँ लगे होते हैं, बीच में ग्रीन सी होती है, बाहर बाहर से व्हाइट व्हाइट सी होती है। अबे कैसे हो बच्चों, अब कभी भी जाना ना कहीं तो आंखें देख के सब चीजें नोटिस करना। हमको एडिटिंग लगाता है ऐसे बहुत। हम कौन ही पैसे ले चलेगा 5 रुपए सीधा अच्छा ऊपर चीज हो जाएगी। ठीक, हाँ वही मैं कहूँ कहीं तो थी। हाँ ये रही, देखते ये मैं कभी स्लो लग गया ये वाले तो देख के देखे है ना, देखे। बस क्या लग रही है। बट वो अच्छी येलो होता है कलर, व्हाइट नहीं होता। हाँ कुछ ऐसे कलर आ जाते हैं, नहीं व्हाइट भी हो जाता है। मोस्टली होता है। पिंक वाली क्या होती है? कौन नीचे से पिंक होती है? वो स्पिनिश, स्पिनिश पिंक होती है नीचे से ऊपर पिंक होती है। वो और महंगा प्लांट है वो तो, होता होगा उसका भी कुछ, वो भी वेरीगेटेड ही है, बट 2 कलर है ना तो वो भी वेरीगेटेड है। अब यहाँ पे भी देखो, ये प्लांट का ही नाम है क्रोटॉन, दिस इज क्रोटॉन, ठीक है। ये इसे कहते हैं पहले तो वेरीगेटेड लीव, ठीक। अब आपको इससे क्लोरोफिल हटाना है, तो इससे क्लोरोफिल कैसे हटाएंगे भाई? सेम प्रोसेस ऑफ डी स्टार्च फॉलो होगा। क्या होगा? डार्क रूम में रखना है, पानी में बॉईल करना है, अल्कोहल में बॉईल करना है, फिर अगेन पानी में बॉईल करना है, इतना काम कर दो, थप्पड़ मारेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन डालो, क्या देखोगे? द आउटर पार्ट ऑफ द लीव, उधर देखो, जहां पे व्हाइट थी, जिस पार्ट में वो व्हाइट था वो व्हाइट ही रहेगा, जहां ग्रीन था, ये क्यों हुआ बताओ? क्योंकि उसके उस पार्ट में तो ग्रीन था ही नहीं, क्लोरोफिल था ही नहीं, बाहर वाले पार्ट में सिर्फ क्लोरोफिल अंदर एंटर था, ठीक है। तो स्टार्च भी वो उतने ही एरिया में बना पाया, उधर के एरिया में स्टार्च नहीं बनाया उसने, ठीक है। स्टार्च का कलर क्या होता है वैसे? ये एक्चुअल लीव्स, ये देखो यही बना पाया, इधर पे उसने नहीं बनाया, ये डी स्टार्च कलर है, ठीक, ब्राउन सा हो गया। CO2 वाला अब शायद तुम्हारी बुक में नहीं है, CO2 नेसेसरी है नहीं, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगी, अगर आपको किसी प्लांट से CO2 हटाना है, सबसे पहले CO2 रिमूव करना है किसी भी चीज से, तो आपको उस चीज को पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन में डालना होगा। ध्यान देना इस चीज को, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ठीक है। इस बार के क्वेश्चन में आया था, सैंपल पेपर में भी आया था CBSE के, कि क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए किसी भी चीज से, बच्चे पहले तो ये कंफ्यूज है कि बायो का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि है ये क्वेश्चन था, लग रहा था जैसे केमिस्ट्री का है, बट जनरल सी चीज थी, चाहे किसी का भी हो, तुम्हें जनरल सी टॉपिक पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज से यू हैव टू रिमूव द क्लोरोफिल, तो या सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर हटाना है किसी भी चीज का, तो उसको किस पे रखना होगा? आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर डालना होगा उसको,
तभी उसका क्लोरोफिल ओ सॉरी CO2 रिली हटेगा उससे, ठीक है। है CO2 है इसीलिए ये वाला अगली क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतनी बोर करने के लिए काफी था। चल बाय बाय। Happy meeting. लास्ट में